किसने इसको कहा है यह वार्षिक मेला है? ये लाला लाजपत राय ने कहा है कि यह वार्षिक मेला है, यह नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन है, वार्षिक मेला है। और एक हैं अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि यह 3 दिवसीय तमाशा है। ठीक है, किसने कहा है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि ये जो 3 दिन का आप सम्मेलन करते हैं, कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वो 3 दिवसीय तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आप इनका रोल स्वदेशी मूवमेंट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा। स्वदेशी मूवमेंट के समय इन्होंने एक समिति बनाई थी, उसका नाम है स्वदेशी बांधव समिति। जो स्वदेशी बांधव समिति है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा निर्मित समिति है। और इस स्वदेशी बांधव समिति का जो काम था वो काम ये था कि यह स्वदेशी को प्रोपगेट करता था। स्वदेशी मूवमेंट के समय स्वदेशी का प्रचलन को बढ़ाता था और स्वदेशी यूज करने की बात करता था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने इसको 3 दिवसीय तमाशा कहा था और वार्षिक मेला जो है आपका लाला लाजपत राय ने कहा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया तो याद रखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 85 में गठन हो गया है तो एक प्रश्न, ये तो हमने बता दिया आपको, जब गठन हो गया है तो याद रखिए 1908 में बिहार कभी पीछे नहीं रहा है। और 1908 में 85 में वहां पे हो चुका है। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की गठन होती है। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की गठन होती है। कहां पे गठन होगा? पटना में गठन होगा। कौन गठन करेगा? उसका नाम है नवाब सरफराज खान। जो 1908 में इसकी गठन होगी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की, उसकी जो पहली बैठक कहां होगी? पटना में ही गठन हुआ है, पटना में ही बैठक होगी। और किसके अध्यक्षता में बैठक होगी? उनका नाम है सर अली इमाम। याद रखिए ये दोनों नाम बहुत बड़े हैं। नवाब सरफराज खान का भी आप आगे पढ़ेंगे और सर अली इमाम का, ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। कांग्रेस में और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से खूब लड़े हैं। अब आगे अगर आप ध्यान से देखें तो 1908 के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। जब 1908 में बिहार में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है तो 1912 जो है ये एक बहुत बड़ा डेट है। 1912 दो मायने में बहुत बड़ा डेट है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन है और 22 मार्च जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1912 एक बहुत बड़ा डेट है। और जब 1912 एक बहुत बड़ा डेट है तो बिहार में कांग्रेस की पहली बैठक होती है। कहां पे होती है? बांकीपुर, पटना। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है? 27वां अधिवेशन है। बांकीपुर, पटना में होता है। 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, 12 में बिहार का फॉर्मेशन होता है और बिहार का फॉर्मेशन होने के बाद बांकीपुर, पटना में पहली कांग्रेस की बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए। उस अध्यक्षता जिन्होंने किया उनका नाम है रघुनाथ मुधोलकर। रघुनाथ मुधोलकर ने उसकी अध्यक्षता की। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहा जाता है। इसके बारे में हम अगला लेक्चर में पढ़ेंगे कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे होता है। इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहा जाता है। और याद रखिएगा जब संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि टेम्पोररी ही होती है, उसकी अध्यक्षता यही सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वो टेम्पोररी, बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है वो बाबू राजेंद्र प्रसाद के अंदर होती है। तो यहां से एक फैक्ट हो गया कि 1912 वाला जो पटना में बैठक होती है वो आर मुधोलकर के नेतृत्व में होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बैठक 1912 में, अगर आपको ये पता होना। और देखिए दूसरी बैठक जो कांग्रेस की बिहार में होती है वो 10 साल बाद, 1912 मतलब 1922।
1922 में जो बैठक होती है, कहां पे होती है 1922 में बैठक? एक गांव है तेनई। कहां पे है वो गांव? गया में है। कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? उसकी अध्यक्षता जो करेंगे उनका नाम है सीआर दास। जो चितरंजन दास हैं ये बहुत बड़े वकील हैं, और याद रखिएगा यही सीआर दास को आप देश बंधु बोलते हैं। और ये जो सीआर दास हैं ये पॉलिटिकल गुरु किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 10 साल बाद जो बैठक होती है वह पटना में वो गया में होती है। गया के तेनई विलेज में बैठक होती है। और ये कौन सा बैठक है? वो 27वां बैठक था। तो ये 37th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। पर यह बैठक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इस बैठक को आप देखेंगे तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से अगर देश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कांग्रेस की कोई बैठक होती है तो उसमें 1922 वाला कांग्रेस सेशन एट गया है। क्यों? अगर आप परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखें तो आप देखिए नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या है हालचाल। नन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा हो चुका है। जब चौरी चौरा का इंसिडेंस हो चुका है, गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया है। उससे एक और डेवलपमेंट नेशनल लेवल पे देखे, 1919 में क्या हो रहा है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ चुका है। जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ चुका है इसका मतलब देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है। जब इनडायरेक्ट इलेक्शन है और 1919 में ऐसा हो चुका है, चौरी चौरा के समय पूरा देश, अभी गांधी जी विथड्रॉ कर चुके हैं, देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस समय बैठक होती है गया में, और जब बैठक गया में होती है तो चितरंजन दास कहते हैं कि हम लोगों को यहीं पर गया में प्रस्ताव लेके आते हैं कि हम लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं यहाँ पे इनका प्रस्ताव हार जाता है, और यहाँ पे कांग्रेस में 2 गुट बन जाता है। एक है नो चेंजर्स और दूसरा है जो इलेक्शन को प्रोपगेट कर रहे हैं। नो चेंजर्स कौन है? वो गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह बाबू हैं, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। ये कह रहे हैं कि नो चेंजर्स हैं। नो चेंजर्स मतलब क्या हुआ कि अभी हमारी जो जनता है वो तैयार नहीं हुई है। किस चीज के लिए? नन वायलेंट रूप से आंदोलन करने के लिए हमारी जो जनता है वो तैयार नहीं है। उसको तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंस में आपको पता होगा कि ये एक वायलेंट मूवमेंट था और गांधी जी ने विथड्रॉ किया था। पर कुछ लोगों उन्होंने कहा, नो चेंजर्स का ये कहना था कि आप समाज सुधार की बात करें, लोगों को तैयार करें। पर एक ग्रुप ऑफ थॉट जो था, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनका कहना था कि चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, हमें जाना 1919 में हमें जाना चाहिए और चीज़ों को अपने अनुकूल मोड़ना चाहिए। और यहीं पे इलेक्शन और यहाँ पे आप ये पाते हैं कि जब उनका प्रस्ताव गिर जाता है तो 1923 में कहाँ पे? इलाहाबाद में एक नई पार्टी का गठन होता है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस स्वराजिस्ट और कांग्रेस स्वराज पार्टी। इसको स्वराजिस्ट भी कहा जाता है। जब कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी बनती है तो याद रखिए कांग्रेस स्वराजिस्ट का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होंगे? चितरंजन दास। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू। जो कांग्रेस स्वराज पार्टी है जिसको आप स्वराजिस्ट कहते हैं, इसको बिहार में कौन लीड कर रहा है? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के जो पहले श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। तो यहीं पर आप देखिएगा, जब बाद में बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण सिंह किस कैंप के हैं?
वो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वाले कैंप के हैं। और नो चेंजर्स वाले कैंप के कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं। इन लोग अभी गांधी कैंप के हैं। पर याद रखिएगा, ये जो स्वराजिस्ट पार्टी है, ये स्वराजिस्ट पार्टी वॉज नॉट अ पार्टी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द कांग्रेस, इट यूज टू बी इन द कांग्रेस। ये कांग्रेस का ही विंग है, ये वो कांग्रेस का विंग है, यूनिट है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। चीज को आप समझें, ऐसा मत आप समझिएगा कि जो जो कांग्रेस स्वराज पार्टी है ये कंप्लीटली अलग पार्टी है मुस्लिम लीग की तरह, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस स्वराज पार्टी इज अ पार्टी विद इन द कांग्रेस जो इलेक्शन लड़ेगा, और जो लोग नहीं लड़ना चाहते हैं वो तो नो चेंजर्स हैं, वो सामाजिक सुधार की बात करेंगे। इस तरह से आपको हमने पूरा बता दिया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका बिहार में क्या होता है। जब 1885 में आता है तो याद रखिएगा दो और, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हो जाती है 1885 में, सॉरी, उसके द्वारा बहुत सारा प्लेज लिया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है सॉरी। उसके तहत बिहार में दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नेशनल और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। वो दोनों जो विंग हैं वो दोनों दरभंगा में थे। एक जो विंग बनता है वो 1901 में बनता है, और एक जो है, याद रखिएगा बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, 1909 में बनता है। ये बनता है, दोनों दरभंगा में है, सरस्वती एकेडमी, और 1909 में बनता है बॉयज एसोसिएशन, दोनों दरभंगा में है। 1901 में जो सरस्वती एकेडमी बनता है उसके फाउंडर हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा, और जो बॉयज एसोसिएशन बनता है इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा, इनका काम क्या है? इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों में, युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करना, उद्गार करना। आप एक चीज़ ये पाइएगा, अगर पूरे डिस्कशन को आप देखेंगे तो दरभंगा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल्ट रहा है उस समय स्टार्टिंग में। इसके पीछे कारण क्या है? आप एक तो आप इसको देखिए कि दरभंगा जो है इट वाज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू बंगाल। बंगाल पूरा हब बना हुआ है, जो बंगाल अपना है पूरा हब बना हुआ है राष्ट्रवाद का, पूरा नेशनलिज्म वहाँ पर पीक पर है। क्योंकि दरभंगा क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगर आप दरभंगा का मैप देखेंगे तो नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पड़ता है, तो ये बंगाल से इसकी नज़दीक होने के कारण एक बहुत बड़ा हब बन जाता है दरभंगा। और याद रखिएगा यहाँ पे बहुत बड़े राज दरभंगा परिवार हुए, जो राजा हुए, राज दरभंगा स्टेट बनता है, और उस तरह के लोग बहुत धनी रहते हैं, और वो राष्ट्रहित को, चूंकि अंग्रेजों से वो त्रस्त आ चुके हैं, तो वो फंडिंग करना भी स्टार्ट करते हैं और इस तरह के एसोसिएशंस को चलाते हैं परोक्ष रूप से। तो दरभंगा एक इंपॉर्टेंट हब भी रहा है बिहार में, पटना, दरभंगा वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे।